हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में शुरुआत किया था इंटीग्रेशन का। जस्ट वी बिगिन विद द स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हम इंटीग्रेशन चार तरीके से कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड जो हमारे इंटीग्रल्स है वो, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, थर्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और फोर्थ बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, अब हमने जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है, यानी बेसिकली इंटीग्रेशन क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर इसका आंसर फाइंड कर रहे हैं तो हम इसका आंसर कैसे फाइंड कर रहे हैं, तो एफ इसका आंसर क्या होगा, तो एफ ऑफ एक्स किसका डेरिवेटिव है, दैट विल बी द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो जो डायरेक्ट कन्वर्जन है उसके ऊपर से हमने कुछ डायरेक्ट स्टैंडर्ड इंटीग्रल लिखे। उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है वो समझ के सब्स्टिट्यूशन के बेस पे कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है वो देखे हमने। आज हम आगे बढ़ेंगे थर्ड पोर्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है और उसका कब इस्तेमाल किया जाएगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम कंटिन्यू, एक्चुअली ये सब स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स तो नहीं कहे जाएंगे, लेकिन इंटीग्रेशन के तरीके कहे जाएंगे। लेकिन मैं उसको सिक्वेंशियली आपको नंबर वाइज वो लिख रहा हूं कि जिससे हमको वो सारी चीजें उससे याद रखनी है। हमने 28 पॉइंट तक फिनिश किया था, आज 29, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसकी फॉर्मूला हम समझेंगे और उसके बाद ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स बनाए गए वो हम लिखेंगे। वो सब रिजल्ट्स हमको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस du by dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx और dx। इस तरह से हमारा ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है। लेकिन यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है एक्चुअली। u इंटू वी, दैट मीन्स यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन होगा, तब जनरली हम इसका इस्तेमाल करेंगे और कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में भी हम इसको यूज करेंगे। नॉट नेसेसरी वहां पे दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, वो मैं सारा एक्सेप्शनल यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूं। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है दो का मल्टीप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पे u और v उसका जो पोजीशन है वो मायने रखता है, वो हमको मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए जो दो फंक्शन होंगे उसमें से किसको u एज ए u लेना चाहिए और किसको एज ए v लेना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ u, दैट मीन्स जो फंक्शन होंगे उसमें से किसको u लेंगे, उसके लिए क्राइटेरिया है लिएट, LIATE। उसको हमको इस तरह से याद रखना है, फर्स्ट लेटर्स लिएट। ओके, L दैट मीन्स इट्स अ लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, दैट मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, दैट मीन्स इस तरह से होंगे ना, log x होगा, log ऑफ sin x, इस तरह से ये log के फंक्शन होंगे। ये होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक tan इनवर्स ऑफ x, sin इनवर्स ऑफ x, लाइक दिस, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पे अल्जीब्रिक फंक्शन, अल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि x के एक्सपोनेंट मींस x के पावर, दैट मींस यू कैन राइट x स्क्वायर है, ax प्लस b है, ax प्लस b का स्क्वायर है, ऑल दीज आर कॉल्ड अल्जेब्रिक फंक्शन। फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या जो मैं यहाँ पे इंडिकेटिव लिख रहा हूं, tan x होता है, हो सकता है cos से cos, इस तरह से कोई भी हो सकता है। फिर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके, इसमें इस तरह से e रेज़ टू x, इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहे जाएंगे। ठीक है, ये u के सिलेक्शन का, दैट मीन्स हमको जब भी u और v का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे दो जो फॉर्मूला है वो u और v के मल्टीप्लीकेशन के लिए जनरली
जब फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन होगा तभी हम ये चीज यूज करेंगे, दैट इज करेक्ट। लेकिन उसमें भी ये यू का सिलेक्शन है, दैट मीन्स दो फंक्शन सेपरेट करेंगे, उसमें से अगर एक फंक्शन लॉगरिथमिक टाइप का है तो हम उसको यू डेजिग्नेट करेंगे, दैट मींस यू इज इक्वल टू वो ले लेंगे, और बाकी का जो बचेगा उसको वी लेके इस तरह से हम सेपरेट करेंगे। अगर दोनों में से कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है तो फिर हम देखेंगे दोनों में से कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यस दोनों में से कोई एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो यू इज इक्वल टू वो ले लेंगे और बाकी का वी, इस तरह से आपको करना है, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ यू। यू को इस ऑर्डर में सिलेक्ट करना है, अगर जो है प्रेजेंट, जो वहां पे प्रेजेंट है उस ऑर्डर में इसमें से सिलेक्ट करना है, जो बाकी का बचेगा वो वी। कई बुकों में ये लिएट नहीं लेकिन आई लेट, दैट मींस इन दोनों को इंटरचेंज किया हुआ, पहले आई फिर एल ए टी ई, आपको ये ऑर्डर याद रखना है, ओके। और उस हिसाब से यू का सिलेक्शन करेंगे, उस हिसाब से हम यहाँ पे यू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है ना, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इन दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन और इंटीग्रेशन मुझे डायरेक्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ये फर्क समझना है, डेरिवेटिव में दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है यू डैश इंटू वी प्लस यू इंटू वी डैश, वो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। यहाँ पे इन दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर नहीं है। यहाँ पे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड जो इंटीग्रेशन है उसको सिंपल बनाने का ये तरीका है। अल्टीमेटली यहाँ पे भी हमको ट्रिक्स तो इस्तेमाल करनी पड़ेगी, लेकिन कंपेरेटिव यहाँ पे इजियर हो जाता है फंक्शन, और इजीली इसका इंटीग्रेशन हम कर पाते हैं, ये चीज है। तो यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इट्स नॉट अ डायरेक्ट आंसर ऑफ अ इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन फंक्शन को वो सिंप्लीफाई कर रहा है, इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, ओके। और जनरली दो हमारे पास फंक्शन है, वो दो फंक्शन एक दूसरे के साथ डिफरेंशियली कनेक्टेड नहीं है, दैट मींस एक दूसरे के वो डिफरेंशिएशन नहीं है, तो हम ये यूज करेंगे। अदरवाइज दो फंक्शन है, दो एक दूसरे के डिफरेंशिएशन से कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम डायरेक्टली जो अगर आगे का हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन का मेथड, तो वो सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज करके हम वो डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं है तो जैसे कि x इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं है, तो आप x और साइन एक्स को इस हिसाब से दोनों में से इस तरह से देखेंगे, एल आई ए, यहाँ पे u इज इक्वल टू एक्स ले लेंगे और v इज इक्वल टू साइन एक्स, वो लेके फिर आप आगे करना शुरुआत कर सकते हो, ओके। दैट मीन्स यहाँ पे x और साइन एक्स, दैट मीन्स एक का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन है वो यहाँ पे बन रहा नहीं है। इसके अपोजिट ये चीज होगी 10x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है लेकिन सेक्स स्क्वायर एक्स वो 10 का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे 10x एज अ सब्स्टिट्यूशन लेके उसका डेरिवेटिव करके आप बाहर निकल जाओ कि वो इजीली आप लिख पाओगे, तब आपको ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो जनरली ये चीज है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल कब करते हैं वो चीज मैं सिचुएशंस लिख रहा हूं। when okay when to use integration by parts फॉर्मूला, इस तरह से मैं लिखता हूं, ठीक है, ओके। यहां पे एक when there are two functions and when there are two functions in multiplication or division, but they are not connected by differentiation, okay, then we can use
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इस तरह से इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन ये रहेगी फॉर फंक्शंस लाइक log x और inverse trigonometric functions which are not standard derivative of any function. In these cases, these functions are taken as u and v is equals to 1 and by using integration by parts we can प्रोसेस। इस तरह से उसको सिंप्लीफाई, जो बहुत सारे फंक्शन यानी दो फंक्शन जैसे लॉग और इनवर्स, वो किसके स्टैंडर्ड डेरिवेटिव वो हमको पता नहीं, क्योंकि किसी भी स्टैंडर्ड का फंक्शन का किसी भी डेरिवेटिव का स्टैंडर्ड किसी भी फंक्शन का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव लॉग या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमें पता नहीं है, क्योंकि किसी का भी स्टैंडर्ड डेरिवेटिव उस टाइप का नहीं आता है। तो जब ये सिर्फ लॉग और साइन वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन होंगे तब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। इस सिचुएशन में हम इन लॉग को या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को u कंसिडर करेंगे और v इज इक्वल्स टू 1 लेके ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम उसको सिंप्लीफाई करके बाहर निकल सकते हैं। तो दीज आर टू स्पेसिफिक सिचुएशन, ये दो चीजें हैं। अब हमको देखना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करके हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, तो मैं इससे आगे लिख रहा हूं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करके जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है वो मैं इसके बाद लिख रहा हूं। इसमें फर्स्ट हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। ओके, इसका है x बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 log mod x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c। 31st इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx is equals to x by 2 square root of x square minus a square minus a square by 2 log mod x plus square root of x square minus a square plus c। 32nd square root of a square minus x square dx x by 2 square root of a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a plus c। ओके, ये u v रूल का इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करके ये किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आगे हमने जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल देखे थे उसमें ये डिनोमिनेटर में थे, हमारे पास था 1 अपन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 1 अपन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये स्क्वायर हमने आगे देखे हैं। 1 अपन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस एक्स स्क्वायर का हमारे पास log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हमारे पास था। तो यहाँ पे देखेंगे वो सेकंड पार्ट में है दोनों में। 1 अपन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उसका हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स बाय है, वो सेकंड पार्ट में। लेकिन जो डिनोमिनेटर में थे वही सेकंड पार्ट में आ रहे, वो चेंज नहीं, और स्क्वायर बाय 2 उसमें कॉमन है। फर्स्ट में यस आप ऑब्जर्वेशन से लिख सकते हो, सब में सेम है x बाय 2 और ये जो है वही वहां पे लिखा गया है। ओके, या फर्स्ट कॉमन है x बाय 2 और जो एक्सप्रेशन है वही। सेकंड में ये जो डिनोमिनेटर में थे उसके एक्सप्रेशन सेकंड में लिखे गए हैं। इस तरह से आप कोरिलेट करके ये सारी चीजें याद रख सकते हो। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। इसके बाद मेरे को और इसमें दिखाने हैं 4 जो आपको शायद
आपकी बुक में शायद मेंशन किए हुए नहीं है, वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जस्ट ये ठीक से आप समझ लीजिए, ये लिख लीजिए। नेक्स्ट पोर्शन में मैं आपको वो एग्जाम्पल के साथ वो चारों एक्सप्रेशन में आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो राइट डाउन क्विकली, ये आप क्विकली आप लिख लीजिए। आगे हम समझते हैं, इसके ऊपर से एक और स्टैंडर्ड फॉर्म है, e raised to ax x raised to n dx। यस, मैं यहाँ पे फर्स्ट इसका एक्सप्रेशन लिखता हूँ, फिर किस तरह से याद रखना है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये e raised to ax x raised to n upon a minus n x raised to n minus 1 upon a square plus n minus 1 x raised to n minus 2 upon a cube minus dash dash dash, इसका लास्ट वाला टर्म जो आएगा वो minus 1 raised to n into n factorial upon a raised to n plus 1 plus c। ओके, ये चीजें होगी। यस, एक्चुअली ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने रूल पढ़ा है उसके ऊपर से ये जनरल एक्सप्रेशन लिखा गया है। बुक में आपको ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल के तौर पर नहीं दिया गया है, लेकिन ये एक ब्लू बॉक्स बना के दिया गया है। इसको याद किस तरह से रखना है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये फॉर्म तो याद रखना है, e raised to x x raised to n। a वो x का कोएफिशिएंट है, दैट मींस x के साथ जो मल्टीप्लायर है वो a होगा, और n वो x का पावर है। तो यहाँ पे अंदर यहाँ पे देखेंगे तो e raised to x है, e raised to x जैसे है वैसे ही लिखना है। फिर x raised to n लिखना है, x raised to n के नीचे जो x के साथ जो मल्टीप्लायर है वो लिखते हुए जाना है। प्लस माइनस साइन होगी। यहाँ पे x raised to n है, ये एक्सप्रेशन इसका डेरिवेटिव है। x raised to n का डेरिवेटिव n x raised to n minus 1, ये चीज हुआ, ये इसका डेरिवेटिव है। यस, इसका डेरिवेटिव n minus 1 x raised to n इस तरह से। यस, प्लस माइनस प्लस, ये चैनल आपको हमको चेंज करते हुए जाना है। और ऐसे फर्स्ट जो x raised to n है वही यहाँ पे लिखना है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे, इस तरह से आगे बढ़ता हुआ जाएगा। कहाँ तक? तो n plus 1 टर्म होंगे यहाँ पे, और नीचे जो डिनोमिनेटर में वो a के पावर बढ़ते हुए जाएंगे, a स्क्वायर a क्यूब a रेज़ टू n प्लस 1। लास्ट वाला टर्म है वो कांस्टेंट टर्म आपको मिलेगा, वो इस तरह से आप उसको लिख सकते हो। सो इस तरह से याद रखना है। इसको याद रखने के लिए देयर इज नथिंग डिफिकल्ट। अंदर जो टर्म्स है वो n प्लस टर्म, जैसे x का जितना पावर होगा उससे एक ज्यादा टर्म अंदर होगा। प्लस माइनस प्लस लिखना है, फर्स्ट x रेज़ टू n लिखना है, और नीचे जो e का जो पावर में है x का जो कोएफिशिएंट है वो नीचे आएगा। फिर प्लस माइनस मेंटेन करते हुए जाना है। ऊपर जो फर्स्ट x का जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस करते हुए जाना है। नीचे a के पावर्स बढ़ाते हुए जाने हैं, और टोटल टर्म्स n प्लस 1 होंगे। सो किस तरह से, इसका जस्ट एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे हम लिखेंगे। लेट अस से मेरे पास इस तरह से होगा, e रेज़ टू 2x इंटू x रेज़ टू 4 dx। इस तरह से मेरे पास एक्सप्रेशन है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a इज इक्वल टू मुझे 2 मिल रहा है और n इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स यहाँ पे कुल टोटल टर्म्स जो ब्रैकेट में होंगे वो n प्लस 1 दैट इज 5 टर्म्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको डायरेक्ट आंसर लिखना था, ये e रेज़ टू 2x x रेज़ टू 4 अपन 2, x इज इक्वल टू 2 है, फिर माइनस इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब, नीचे इसका स्क्वायर, 2 स्क्वायर इसका पावर बढ़ता हो जाएगा। अगेन इसका डेरिवेटिव 12, यस माइनस, फिर प्लस 12x स्क्वायर 2 क्यूब माइनस ये 24x इसका डेरिवेटिव अपन 2 रेज़ टू 4 प्लस इसका डेरिवेटिव 24 2 रेज़ टू 5 प्लस ये आपको डायरेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, e रेज़ टू 2x x रेज़ टू 4/2 माइनस ये 4 कट हो गया तो ये x क्यूब प्लस 8। सो यहाँ पे 4 3 and 2
3/2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 16 अगेन 3/2 एक्स ही आएगा के, और यहाँ पे 24/32 वो आपको करना पड़ेगा। 24/32, सो 8 3 8 4 ये चीज प्लस, ये डायरेक्ट आंसर आप आएगा। एक्चुअली ये चीज आप u एंड v करके यहाँ पे ये दो चीजों में एक दूसरे को मल्टीप्लीकेशन, सो एक दूसरे के डिफरेंशिएशन से ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो वो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। u और v इस्तेमाल करना पड़ेगा। लिएट के इस्तेमाल के हिसाब से आप करोगे, आगे बढ़ोगे तो उसमें एक सिंगल गो में ये पूरा नहीं आएगा। आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन आएगा, उसको वापस u एंड v अप्लाई कर, u एंड v आपको 4 टाइम्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर मिलेगा। यहाँ पे एक ही स्टेप में आपको डायरेक्ट आंसर मिल पाएगा। सो ये तरीका आपको ध्यान रखना है। सो मेरा थोड़ा स्लो जाएगा, लेकिन जो एक्सप्रेशन है या जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो आपके बुक में नहीं भी है, लेकिन उसका इस्तेमाल करके जितना जल्दी ला सके, जितना क्विकली हम आंसर ला सके, वो मेरा तरीका रहेगा। सो इसलिए मैं ये आपको समझाता हूँ। ये क्रेमिंग भी नहीं है, मैंने आपको समझा यहाँ पे किस तरह से है वो आपको देखना है और कुछ नहीं। ये जो ये बेसिक एक्सप्रेशन इस तरह का वो कंपैरिजन के लिए आपको चाहिए, वो तो आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको ये डायरेक्ट लिखा जाएगा, e⁻x होगा, फिर x⁻n, उसका डेरिवेटिव करके प्लस माइनस अंदर जो पावर होगा उससे एक टर्म ज्यादा रहेगा, वो चीज हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे n वो इंटीजर होना चाहिए, ओके, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, वो ध्यान रखना है। उसके लिए ये चीजें लिखा जाएगा। इसका इस्तेमाल करके एक दूसरा एक्सप्रेशन है a⁻x into x⁻n dx, ये चीज है। अब इसमें आपको क्रेमिंग नहीं करना पड़े, इसलिए इसी फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूंगा। ये a⁻x को मैं e के फॉर्म में लिखूंगा। यहाँ पे हम एक जो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। कैसे? a⁻x की जगह पे मैं e⁻log a⁻x बेस e, और ये जो है x⁻n dx वही लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी ये है a⁻log x बेस a इज इक्वल्स टू x, ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है। तो इस हिसाब से x को मुझे लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना है, तो a⁻log x है, तो यहाँ पे मैंने a⁻x को x की जगह पे a⁻x ले लिया, तो a⁻log e लिया है, e और बेस भी e ले लिया। यहाँ पे ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये लिया इन जनरल है, a है तो यहाँ पे a आना चाहिए, b है तो यहाँ पे b, या कोई भी दोनों लोगे आंसर सेम आएगा, वो आप ले सकते हो। मेरे पास यहाँ पे e के फॉर्म वाला है, तो मैंने इसको e में कन्वर्ट किया है। तो e⁻log a⁻x की जगह पे मैं ये चीज लिख सकता हूँ, जैसे x की जगह पे ये, इस तरह से यस, इसकी जगह पे ये चीज मैंने लिखी है। ओके ना, अब यहाँ पे हमको पता है लॉगरिथम में जो पावर में होता है वो मल्टीप्लिकेशन में जाता है, तो यहाँ पे e⁻x log a बेस e इंटू x⁻n dx, ये चीज हुई। यस, अब ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया। अब इसके साथ कंपेयर करो। यस, x⁻n है, x⁻n है, e⁻ax है, यहाँ पे इसकी जगह पे x की जगह पे यहाँ पे क्या आया, log a। यस, a कांस्टेंट है, तो log a बेस e भी कांस्टेंट ही है, तो यस यहाँ पे जहां पे a दिख रहा है वहां पे हमको लिखना है log a बेस e। तो यहाँ पे यस यही चीज हो जाएगा, जैसे e⁻x लिखा था, यहाँ पे e⁻x ये है x log a बेस e अंदर यस x⁻n, नीचे अब हो जाएगा log a बेस e, क्योंकि x का मल्टीप्लायर यहाँ पे log a बेस e बन रहा है, माइनस n x⁻n-1 अपन log a बेस e का स्क्वायर प्लस n-1 x⁻n-2 अपन log a बेस e का क्यूब, इस तरह से आगे बढ़ता हुआ जाएगा। इसका लास्ट टर्म होगा -1n इंटू n फैक्टोरियल अपन log a बेस e का n+1 पावर प्लस c, ये चीज हो गया। अब इसका अभी भी मैं
और सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, क्योंकि ए रेस टू एक्स की जगह पे मैंने ये चीज लिखा, तो यहाँ पे ये जो चीज है वो ए रेस टू एक्स के लिए लिखा गई है, तो वापिस में इसकी जगह पे ए रेस टू एक्स में डायरेक्ट लिख सकता हूं। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स रेस टू एन dx उसका यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे को लिखना रहेगा, तो ये एक्स रेस टू एन अपन लॉग ए बेस ई माइनस एन एक्स रेस टू एन माइनस वन लॉग ए बेस ई का स्क्वायर प्लस एन माइनस वन एक्स रेस टू एन माइनस टू अपन लॉग ए बेस ई का क्यूब डैश 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 माइनस वन रेस टू एन इंटू एन फैक्टोरियल लॉग ए बेस ई का एन प्लस वन प्लस सिक्स। इस तरह से आप लिख सकते हो, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, ये चीजें हैं, ये चीजें मेरे को आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दिखानी है, इसलिए जैसे आई एम जस्ट टेकिंग आल्सो सम मोर टाइम, और उसको किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे वो चीज भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आपको ये सिंपल हो जाएगा। ठीक है, आप ये दो यस मैं थोड़ा पैर में ये दिखा रहा हूँ जिससे आप ये आपको याद रहे। ठीक है, इसके बाद मैं साइन और कोस का भी दिखा रहा हूँ कैसे e टू एक्स के साथ। ओके, तो आप लिख लीजिए। ओके, मैं आगे का दिखा रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको 35 इंटीग्रेशन ऑफ e टू एक्स साइन bx प्लस के dx। यस, ये u और v dx का इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट का इस्तेमाल करके ही ऑब्टेन किया गया है। इसका आएगा e रेस टू ए एक्स अपन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ए साइन बी एक्स प्लस के माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस के प्लस सी। यहाँ पे आपको ये कंपेरिजन या स्टैंडर्ड क्या है उसका कंपेयर करना होगा। ई रेस टू एक्स है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो a, और साइन बी एक्स प्लस के साइन के आर्ग्यूमेंट में जिस एंगल के लिए साइन डिफाइन किया गया है उसका x का जो मल्टीप्लायर है, x का जो कोएफिशिएंट है वो b होगा, वो आपको लेना है, फिर ये चीजें आपको लिखनी है। इसका दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो इंपॉर्टेंट है और कई बार वो पूछा भी जाता है, उसमें ई रेस टू ए एक्स अपन स्क्वायर रूट ऑफ, ये दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों याद रखने हैं। यहाँ पे ई रेस टू एक्स यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा और यहाँ पे साइन बी एक्स प्लस के माइनस अल्फा प्लस सी वेर कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू ए अपन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी अपन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या तो आप लिख सकते हो ये भी टेन अल्फा इज इक्वल्स टू बी बाय ए, अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, चारों क्वाड्रेंट में से एक होगा। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लिखने के लिए आपको बी केयरफुल, वो ए और बी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि यह 0 to 2 पाई मैंने लिखा है, दैट मीन्स चारों क्वाड्रेंट मैंने कवर किए हैं। अगर ए पॉजिटिव है और बी दोनों पॉजिटिव है तो 10 अल्फा, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट अल्फा की वैल्यू 0 और पाई बाय 2 के बीच में होगी। अगर ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव है तो 10 सेकंड क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि एक्स ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव, तो अल्फा की वैल्यू पाई बाय 2 और पाई के बीच में होगी। अगेन अगर ए और बी दोनों नेगेटिव होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट अल्फा की वैल्यू पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में होगी, और ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट और अल्फा की वैल्यू 3 पाई बाय 2 और 2 पाई के बीच में वो आपको करना होगा। ठीक है, और ए और बी दोनों आ जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक एक्सप्रेशन दिखा देता हूं, तो यस एग्जाम्पल दिखाता हूं तो ये आपको इजीली रहेगा। और यहाँ पे लेटर से मैं इस तरह से लेता हूं, ई रेस टू माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 3 dx। यस, इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो आप देखोगे a इज इक्वल्स टू -1 है और b इज इक्वल्स टू
1 है, तो इसका आंसर e रेस टू माइनस एक्स जो है वही फर्स्ट एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ब्रैकेट में -1 क्योंकि a साइन x प्लस 3 माइनस b का मेरा एक्सप्रेशन क्या आया, b इज इक्वल टू 1 ही है, तो 1 cos x प्लस 3 प्लस c। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन निकलेगा तो माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, नीचे ये होगा 2 और ब्रैकेट में साइन x प्लस 3 प्लस कॉस x प्लस 3 प्लस c, ये आपका आंसर आएगा। इस तरह से हम लिख पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो दूसरा एक्सप्रेशन है और उसके लिए मेरे को अल्फा फाइंड करना पड़ेगा, तो यहां पे 10 अल्फा इज इक्वल्स टू बी बाय ए। बी क्या है मेरे पास 1 और ए है -1, तो -1 हुआ। यहां पे बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव यानी कि जो अल्फा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यस यहाँ पे ये चीज होगा अल्फा, तो ये -1, तो ये -10 पाई बाय 4 ये चीज होगा। अल्फा -10 पाई बाय 4, लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ये ए पॉजिटिव सॉरी ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स जो अल्फा की वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स पाई बाय 2 और पाई के बीच होनी चाहिए। तो इसकी जगह पे मैं इस तरह से लिख सकता हूं 10 पाई माइनस पाई बाय 4, सेम आंसर आएगा। क्योंकि ये पाई माइनस, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो पाई प्लस पाई बाय 4 लिख देता, तो ये चीज मेरे को हो जाती है बेटा, ठीक है। सो इस तरह से पाई माइनस पाई बाय, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये होगा 10 3 पाई बाय 4, देयरफॉर आई कैन राइट अल्फा इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4, और ये हमारा मैच भी हो गया क्योंकि ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, तो अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स पाई बाय 2 और पाई के बीच में आना चाहिए। यहाँ पे अल्फा 3 पाई बाय 4 वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये इसके लिए जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक्सप्रेशन में इस तरह से लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 3 dx, सेकंड एक्सप्रेशन। हाँ, यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स और ये 2 की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन 2x, सॉरी साइन यहाँ पे क्या है x प्लस 3 माइनस अल्फा मैंने क्या फाइंड किया 3 पाई बाय 4 प्लस सी, इस तरह से ये चीज होगी। सो ये एक्सप्रेशन हम इस तरह से लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये समझना है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो चीज आपको ध्यान रखनी है और उसके हिसाब से ये चीजें अकॉर्डिंगली ये चीज हम लिखेंगे। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इसमें दूसरा रहेगा कॉस वाला, तो इसमें कॉस वाला ये है 36 वाला, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स कॉस बी एक्स प्लस के डी एक्स। उसके भी दो एक्सप्रेशन है, एक के बाद एक मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जिस जगह का मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट ई रेस टू एक्स अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए कॉस बी एक्स प्लस के प्लस बी साइन बी एक्स प्लस के प्लस सी और ई रेस टू एक्स अपन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स प्लस के माइनस अल्फा प्लस सी, वेर cos alpha is equals to a upon square root of a square plus b square, sin alpha is equals to b upon square root of a square plus b square, or you can write tan alpha is equals to b by a, where alpha belongs to 0 to 2 pi। yes, इस तरह से 0 to 2 pi में हमको सेट करना रहता है अल्फा की वैल्यू, और वो ए और बी के ऊपर से डिसाइड होगा और हम ये सेकंड एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ओके,
ये अगर आप यूवी तरीके से करोगे तो आपको यूवी का 2 टाइम, एक बार इस्तेमाल करके वापिस उसका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए दोबारा 2 बार आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके बाद ये आंसर आएगा। वो बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, लेकिन अगर ये इस तरीके से आप याद रखोगे, याद रखने में और कुछ नहीं है। यहाँ पे और एक चीज भी है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो हमको किस तरह से याद रखना है? तो यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है कि डिफरेंस की फॉर्मूला याद रखनी है, cos अल्फा माइनस बीटा और sin अल्फा माइनस बीटा। sin अल्फा माइनस बीटा में बीच में माइनस आता है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, और cos अल्फा माइनस बीटा में प्लस आता है तो यहाँ पे प्लस आता है। ये चीज है। यस, cos अल्फा माइनस बीटा और cos sin अल्फा माइनस बीटा वो फॉर्मूला का यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला ये साइन डिसाइड होगी। फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है दोनों में सेम है। जो ए लिखेंगे, साइन है तो यहाँ पे साइन, वहां पे कॉस है तो कॉस लिखा जाएगा। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला साइन के लिए फॉलो करना है तो यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे साइन है तो कॉस लिखा जाएगा, वहां पे पहले कॉस लिखेंगे तो फिर साइन लिखेंगे, और अल्फा माइनस बीटा में बीच में प्लस आता है, वो चीज वहां पे लिख दी। सेकंड एक्सप्रेशन में जो ये चीज है उसका स्क्वायर रूट लिखेंगे दोनों में, या साइन के लिए तो साइन, वहां पे कॉस के लिए तो कॉस, बाकी अल्फा जिस तरह से फाइंड किया जाता है दोनों में सेम तरीके से फाइंड किया जाएगा। तो इस तरह से ये चीजें की जाती है। ओके, सो ऑल दिस आर फॉर्मूलाज, ऑल दिस फॉर्मूलाज आर बेस्ड ऑन यू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यू इंटू वी द इंटीग्रेशन डीएक्स, उसके हिसाब से ये चीज की गई है। और इसमें लास्ट एक जो एक्सप्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूवी के तरीके से, वो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। इसका आंसर है e रेज़ टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये आपको पता है, हमारी बुक में भी है, और उसका u इंटू वी डी एक्स का इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है वो इस्तेमाल करके ये डिराइव किया गया है। ओके, e रेज़ टू एक्स ब्रैकेट में फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव का एडिशन, वो ध्यान रखना है, वो होगी तभी ये चीज हम इस्तेमाल डायरेक्ट उसका e रेज़ टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इस तरह से हम उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली आपके जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है वो सब फिनिश हो गए। स्टैंडर्ड इंटीग्रल यानी कि डेरिवेटिव जो डायरेक्ट आते हैं वो, या सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके जो हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रल एस्टेब्लिश किए हैं वो, या तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला का यूज करके जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल बनाए, वो सारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल आ गए। अब हमको इंटीग्रल के डिफरेंट तरीके, यानी कोई स्पेसिफिक तरीके के हमको इंटीग्रेशन देंगे तो उसको किस तरह से हमको अप्रोच करना है, किस तरह से उसमें आगे बढ़ना है, वो सारी चीजें मेरे को देखनी है। उसमें ये सारी जो चीजें हमने पढ़ी है वो उसका तो इस्तेमाल होगा ही, लेकिन उसमें फर्स्ट स्टेप रहेगा कि उसको कैसे सेपरेट करते हैं, उसको अप्रोच करें। वो अप्रोच पता चल जाएगा तो बाकी का जो है वो कंपैरेटिव इजियर हो जाएगा, और अभी तक का जो भी हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रल पढ़ा है उसके हिसाब से वो सेट हो जाएगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। तो वो हम नेक्स्ट देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में वो देखेंगे कि अलग अलग तरीके के जो इंटीग्रल आएंगे उसको हम किस तरह से अप्रोच करेंगे। ओके, यस, मेरा स्टडी थोड़ा डिटेल में रहेगा, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन ज्यादा भी दूंगा, बट एक बार आपको ये सारी चीजें सिचुएशन पता चल जाती है ना इंटीग्रेशन में, देन इंटीग्रेशन इज नथिंग, बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो सारे मैंने लिखे इंटीग्रल वो आपको ठीक से याद करना है। ठीक से किस तरह से आपको याद करना है वो भी मैं आपको तरीका दिखा देता हूं। आप फर्स्ट ये 37 तक मैंने लिखे ना, वो 37 तक का लिस्ट बनाओ, 2 बार या देख के आप लिखिए, उसके बाद आप खुद लिखने का ट्राई कीजिए। और जब खुद लिखने का ट्राई कर रहे हो तब एक चीज का आप ध्यान रखिए कि ऑर्डर मेंटेन हो वो जरूरी नहीं है। दैट मीन्स सर ने जिस तरह से इसके बाद ये लिखा है इसके, तो मैं उस तरह से लिखूं वो जरूरी नहीं है। आपको जो जिस तरह से याद आ रहा है वो उस तरह से लिखिए, जितना आपको याद आ रहा है उतना लिखिए। उसके बाद अगर गलत भी है तो एक बार गलत भी लिखिए। उसके बाद आप ये पूरे लिस्ट के साथ उसको चेक कीजिए, उसमें जो गलत आ रहा है उसको सेपरेट कीजिए, वहां पे गलत जो आप लिख रहे हो, जो रॉन्ग आप लिख रहे हो, आप वहां पे मिस्टेक कर रहे हो वो मार्क कीजिए। वो सारे अलग करके अगर जो कुछ भूल भी गया तो वो उसको ऐड कर दीजिए। फिर
जो गलती हुई है और जो भूल आपसे हो गई है, या तो आप जो भूल गए हो, जो आपने लिखा ही नहीं है, वो सारे लिस्ट को वापिस खुद लिखने का ट्राई करो, वो एक दो बार करो, उसको परफेक्ट करो। इतना हो जाता है, उसके बाद अगेन एक बार पूरा लिस्ट देख लो और फिर पूरा लिस्ट अपने आप लिखने का ट्राई करो। आई एश्योर यू, आपको 3-4 अटेम्प्ट में ये सारी सिचुएशन पता चल जाएगी और आपको सब याद रह जाएगा। एक बार ये चीजें पता चलती है तो आगे का पोर्शन बहुत ही इजी हो जाएगा। ये प्रैक्टिस होना चाहिए, फिर आपको इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत इजीली हम कर भी पाएंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वी कैन डू इट इजीली, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये याद करने का ये क्रेविंग नहीं है, ये प्रैक्टिस से आएगा। इंटीग्रेशन में जितना ज्यादा प्रैक्टिस एक बार करना पड़ेगा। एक बार अगर आपका प्रैक्टिस ठीक से हो जाता है देन इट इज नथिंग, फिर आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे, आप उसको फिर आराम से वो सारी चीजें कर जा पाओगे। लेकिन इसके लिए तरीका जो मैंने आपको दिखाया उस हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। ये पूरे लिस्ट है, मेरे ख्याल से 55 के अबोव है। वो पूरा लिस्ट फिनिश करने के बाद मैं आपको वो सारे साथ में इकट्ठा लिखने को बोलूंगा। तो इकट्ठा लिखने को बोलूंगा तब वो थोड़ा दिक्कत वाला काम होगा, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। लेकिन जिस तरह से मैं लेक्चर ले रहा हूं उस हिसाब से अगर आप प्रिपेयर करते हुए जाओगे, साथ में मैं जिस तरह से बोल रहा हूं, अगर वो इतना प्रिपेयर करते हुए जाओगे तो इट विल बिकम इजियर। सो प्लीज इस तरह से प्रिपरेशन कीजिए तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यही तो देता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिफरेंट तरीके के जो इंटीग्रेशन होंगे तब इंटीग्रेशन को कैसे अप्रोच करेंगे वो सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दैट्स इट।